देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और हम मौलाना साद पर आज सबसे बड़ा खुलासा करने वाले हैं। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज जो जानकारी निकलकर सामने आई है मौलाना साद के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको TV9 भारतवर्ष पर ठीक शाम 7:35 पर एक बड़ा खुलासा देखने को मिलेगा मौलाना साद से जुड़ा हुआ। यानी आज शाम 7:35 पर ऑपरेशन तहलका हम आपको दिखाएंगे और ये ऑपरेशन जब आप देखेंगे तो वाकई तहलका मच जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा है मौलाना साद को लेकर। TV9 भारतवर्ष के पास वो अहम जानकारी है जो अब तक आपने नहीं सुनी होगी। तो ये बड़ा खुलासा होगा शाम 7:35 पर TV9 भारतवर्ष पर मौलाना साद से जुड़ा हुआ। हम ऑपरेशन तहलका आपको दिखाएंगे शाम 7:35 पर और ये मौलाना साद पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा होगा। जिस मौलाना के पास आज तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, वहां TV9 भारतवर्ष पहुंचा है। जिस मौलाना साद को एक के बाद एक नोटिस थमाए जा रहे हैं, उन मौलाना साद तक TV9 भारतवर्ष कैसे पहुंचा है, हमें क्या अहम जानकारी हाथ लगी है, वो हम आपको बताएंगे। और हमारे जो अंडर कवर रिपोर्टर हैं जिन्होंने ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की है ऑपरेशन तहलका के साथ, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उन्हीं से सीधे जानते हैं कि क्या कुछ है इस ऑपरेशन तहलका में और क्यों लोगों को देखना चाहिए ये ऑपरेशन। सबसे पहले मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी कि हाँ, कहाँ तक पहुंचा TV9 भारतवर्ष। पूरी जानकारी मत दीजिएगा, 7:30 बजे वो देंगे, लेकिन ये वो जगह है जहां अब तक ना पुलिस पहुंची है ना कोई और। सुमेरा, हम पूरा इस मामले को जो तहकीकात करते हुए 28 मार्च से मौलाना के पीछे लगे हुए थे, आखिरकार मौलाना साद कहाँ हैं। लेकिन हम पूरी तहकीकात के दौरान हम तमाम जगहों की हमने खाक छानी और कई जगह हमें धमकियाँ भी मिली कि इस तरीके से आप साद का पीछा कर रहे हैं, और तमाम जगह हम इस तहकीकात को लेकर चलते गए। वहीं जब तक पुलिस ने अब तक तमाम एजेंसी साद के पीछे लगी हुई थी, लेकिन कोई एजेंसी अभी तक कामयाब नहीं हुई थी आखिर साद कहाँ है। हमने यानी कि अपनी पूरी जांच में यानी कि जो आज जो साद का घर है, जो भी जगह है जहाँ पर साद हमें मिला, हम उसके अंदर घर तक पहुँचे और इसका खुलासा 7:30 बजे। ये बड़ी बात आप बता रहे हैं, यानी हम उस घर तक, उस जगह तक पहुँचे हैं जहाँ पर है मौलाना साद। हम वहां तक पहुंचे हैं जहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाया, जहां नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे हैं। तो TV9 भारतवर्ष पर उस जगह का और वो बड़ा खुलासा हम 7:30 बजे करने वाले हैं, 7:35 पर। जी बताइए, आपसे जानना चाहूंगी कि कहां तक पहुंचे हैं हम, यानी हम घर तक, बिल तक पहुंच गए। सुमेरा, हम लोग जो है जैसे कि मेरे साथी ने बताया कि हम लोग 1 महीने से जो है मौलाना साद के पीछे लगे हुए थे कि वो आखिर मतलब कहाँ छुपा हुआ, किस जगह छुपा हुआ। लेकिन आखिरकार हम लोग वहाँ पहुँच ही गए। आप जिस शख्स को आप देखेंगे पहली बार TV स्क्रीन पे, उससे आपको इतना अंदाज़ा लग जाएगा कि हम लोग कितने करीब पहुँच चुके हैं मौलाना साद के। और 7:35 पे पूरी खबर है वो आपको देखना ज़रूरी है। यानी आप बड़ी जानकारी भी दे रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी जानकारी ये आपको बता दें कि 7:30 बजे, 7:35 पर जब आप इस ऑपरेशन को देखेंगे तो आप देखेंगे मौलाना साद का बहुत करीबी शख्स, इतना करीबी कि आपको यकीन हो जाएगा कि वो जो कुछ कह रहा है वो सीधे मौलाना साद के घर से आया हुआ जानकारी आप तक पहुंचेगी। तो यानी ये इस हद तक की जानकारी आपको मिलने वाली है 7:35 पर। इस बीच मौलाना को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। मौलाना साद के दिल्ली 6 कनेक्शन का खुलासा हुआ है। जांच में खुलासा हुआ है कि पुरानी दिल्ली के हवाला कारोबारियों के जरिए मौलाना साद अपना हवाला रैकेट चलाया करते थे। पुरानी दिल्ली के कई हवाला कारोबारी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं, जिनसे पुलिस जल्द ही पूछताछ करेगी। इसके अलावा मरकज को रेलवे टिकट बुक करने की कमर्शियल आईडी मिलने का भी खुलासा हुआ है। यानी 2 बड़े खुलासे हुए हैं। मरकज को कमर्शियल आईडी कैसे मिली रेलवे टिकट बुक करने के लिए, और उससे जुड़ी हुई जांच है। तो दूसरी तरफ हवाला कारोबारियों से किस तरह के संपर्क थे, उसको लेकर भी जांच चल रही है, उसको लेकर भी क्राइम ब्रांच बड़ा खुलासा कर रही है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, तो ये 2 बड़ी जानकारियां हैं जो तफ्तीश चल रही थी, उसमें एक हवाला कारोबारियों से संपर्क की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, दूसरा कमर्शियल आईडी रेलवे टिकट बुक करने के लिए।
जी बिल्कुल सुमायरा, देखिए मरकज से जुड़ा जिस हवाला कनेक्शन का शक है क्राइम ब्रांच को, उसी की इन्वेस्टिगेशन करते हुए अब क्राइम ब्रांच दिल्ली 6 के यानी कि चांदनी चौक इलाके के कुछ हवाला कारोबारियों को उन्होंने रडार पर लिया हुआ, उनसे जल्दी पूछताछ की जा सकती है। बाकायदा उनकी लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। हालांकि 2 हवाला कारोबारी ऐसे हैं जिनसे जांच एजेंसियां पूछताछ कर चुकी है। ये वो हवाला कारोबारी हैं जिनके ऊपर शक है कि इन्होंने ही मरकज का पैसा देश से बाहर और भेजने का काम किया और बाकी विदेशों से भी पैसा इन्हीं के जरिए आया था और देश भर में जहां जहां जमाती गए इनके जरिए ही पैसा वहां पहुंचता था। तो ऐसा शक है और इस शक को पुख्ता करने के लिए जाहिर सी बात है क्राइम ब्रांच की टीम अब जल्दी इन हवाला कारोबारियों से पूछताछ भी करेगी। इसके अलावा एक बात और इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आई थी कि कमर्शियल आईडी का इस्तेमाल किया जा रहा था रेलवे की, और ये जो आईडी थी इसके जरिए जो जमातियों के लिए टिकट बुक किए जाते थे रेलवे के, वो इसी के थ्रू किए जा रहे थे। तो अब उसकी इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़ाई जा रही है। जल्दी रेलवे विभाग से भी लिखित में पूछा जाएगा कि आखिरकार किस नाम से आईडी इशू की गई, कैसे आईडी क्रिएट की गई, और साथ ही जो पेमेंट होता था वो किस बैंक अकाउंट से इस आईडी के जरिए पेमेंट होता था, और साथ ही पिछले 6 महीने के अंदर कितने जमातियों को इस जो आईडी थी इसके जरिए उनके टिकट बुक किए गए। तो ये वो तमाम इन्वेस्टिगेशन के पहलू हैं जिस पर अब क्राइम ब्रांच आगे बढ़ रही है। जी जितेंद्र, और हमारे साथ इस बीच अभिषेक उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं क्योंकि हम आज बड़ी जानकारियां मौलाना साद से जुड़ी हुई अपने दर्शकों को दे रहे हैं। 7:35 पर हम एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन दिखाएंगे, ऑपरेशन तहलका। तो वहीं अभी जो आज खबर सामने आई है, जो जितेंद्र हमें जानकारी दे रहे थे, जिस दिशा में क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, वो भी बड़ी जानकारियां हैं मौलाना साद से जुड़ी हुई। अभिषेक, तो मौलाना साद को चौतरफा घेरा है, इसका मतलब TV9 भारतवर्ष ने। एक तरफ हम वहां तक पहुंचे हैं जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा, और वो जानकारी हम 7:35 पर देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है वो भी हम बता रहे हैं। सबसे अहम बात यह है सुमेरा कि TV9 का कैमरा जहां तक पहुंचा है, मौलाना साद को लेकर इतनी खबरें हमने देखी हैं, तमाम जगहों पर देखी हैं, तमाम सोर्सेस से देखी हैं, लेकिन कोई भी वहां तक पहुंच नहीं पाया है। यानी जैसे आप कहते हैं कि ठिकाने तक जहां मौलाना साद छुप करके बैठा है, उस ठिकाने तक TV9 का कैमरा पहुंचा। और आपको जो चेहरे दिखाई पड़ेंगे सुमेरा, वो चेहरे हैरान करने वाले होंगे। ऐसे ऐसे चेहरे जिनकी तलाश जांच एजेंसियों को है, जो साद के चारों ओर की तरह रहते हैं, वहां तक TV9 का कैमरा पहुंचा हुआ है। 7:35 पर अब आपका ये बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल होगा सुमेरा कि मौलाना साद भी क्या उस कैमरे की जद में आ गया? 7:35 तक इंतजार करना होगा। लेकिन इतना जरूर बता दें कि अब तक का ये सबसे बड़ा खुलासा होगा। इस खुलासे पर न सिर्फ दूसरे चैनलों की, न सिर्फ समाचार माध्यमों की, एजेंसियों की निगाहें भी लगी हैं सुमेरा, चूंकि वहां पर हम बार बार जोर दे रहे हैं कि वहां पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। एजेंसियां भी वहां नहीं पहुंची हैं जहां TV9 पहुंच चुका है। और आज 7:35 पर मौलाना साद से जुड़े मामले का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला है। और जैसा आपने कहा अभिषेक उपाध्याय कि ये भी अब सबको जानने में दिलचस्पी है कि जब ठिकाने तक पहुंच गया है कैमरा TV9 भारतवर्ष का, तो क्या मौलाना साद भी दिखा? क्योंकि मौलाना साद के बहुत करीबी, आसपास के लोग जो साय की तरह उसके साथ रहते हैं, वो तक आपको दिखाई देंगे और सुनाई देंगे इस ऑपरेशन के दौरान। 7:30 बजे का इंतजार करना है, यानी 7:35 का इंतजार करना है। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका भी, और हमारे जो अंडर कवर रिपोर्टर हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। एक बार फिर उनके साथ जुड़ेंगे हम 7:35 पर, जब हम आपको ये बड़ा ऑपरेशन तहलका दिखाएंगे। कैसे वो वहां तक पहुंचे, कितनी उन्होंने मेहनत की है, सब आपको जानने को मिलेगा 7:35 पर। लेकिन अब आज की हमारी इस वक्त की जो चर्चा है उसका रुख कर लेते हैं, और ये चर्चा जो आज जानकारियां निकलकर सामने आई हैं उससे जुड़ी हुई हैं। आज जो क्राइम ब्रांच की तरफ से जानकारी निकलकर सामने आई है, किस दिशा में जांच आगे बढ़ रही है, उसको लेकर है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, आइए उनसे आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ विनोद बंसल जुड़े हैं, जो प्रवक्ता हैं VHP के। हमारे साथ इसके अलावा विक्रम सिंह जी जुड़े हैं, पूर्व DGP हैं उत्तर प्रदेश के। मौलाना मुफ्ती वजाहत कासमी साहब हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ बिलाल खान जुड़े हैं, जो सदस्य हैं तबलीगी जमात के। और हमारे साथ मौलाना नदीमुद्दीन जुड़ेंगे, जो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल। और हमारे साथ शुएब जमई भी मौजूद हैं। शुएब जमई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो अभी सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले लेकिन बिलाल खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो तबलीगी जमात के सदस्य हैं। मैं उन्हीं के साथ शुरुआत करना चाहूँगी इस चर्चा की। बिलाल साहब, ये जो अब जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरह की जांच हो रही है कि हवाला कारोबारी से भी तार जुड़ रहे हैं, हवाला कारोबारियों से भी पूछताछ हो रही है कि किस तरह से पैसे बाहर से भी आ रहे थे और पैसे देश में भी अलग अलग जगह भेजे जा रहे थे, तो ये सब कुछ कैसे चल रहा था तबलीग की जमात में? आप तो सदस्य हैं, क्या ये सब हो रहा था वहाँ?
बिलाल साहब, आपसे पूछा मैंने, माफ कीजिएगा, शुएब जमाई हमारे साथ है। शुएब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी यही सवाल। जी जी, मैं जवाब देता हूँ। देखिए सुमेरा, सबसे बड़ा खुलासा जो पूरे देश को मालूम होना चाहिए वो खुलासा ये है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपने जांच में पाया है कि मौलाना साद साहब का जो ऑडियो वायरल किया गया था वो ऑडियो फर्जी था, और उसने फॉरेंसिक जांच में वो ऑडियो फर्जी पाया गया, जिसके बुनियाद पर तबलीग जमात और मौलाना साद को बदनाम किया। हम उन तमाम लोगों पर केस और FIR करेंगे जिन्होंने उन फर्जी ऑडियो चला करके मौलाना साद को बदनाम किया। ये कान खोल कर सुन ले। और करदुग लोग किस्म के मुसलमान जैसे मौलाना कासमी यहाँ मौजूद है, उनको भी मैं बात बता देना चाहता हूँ कि आप मौलाना साद साहब की औकात तक पहुंच नहीं सकते। आपकी हैसियत नहीं थी मौलाना साद के खिलाफ बोलने की, लेकिन तब भी आपने उल्टे पुल्टे अल्फाज का इस्तेमाल किया। आज दूध का दूध पानी हो गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कह दिया कि वो ऑडियो जिसमें मौलाना को बयान करते हुए सुनाया था कोरोना के बारे में, वो फर्जी था। मैं आपको शुएब जमाई, मैं आपको रोक रही हूँ। शुएब जमाई, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि आपको मैं बता दूं, आप इतने उत्साहित जो हो रहे हैं, इस तरह की खबर जरूर कुछ अखबारों ने, कुछ जांच एजेंसी, कुछ न्यूज एजेंसीज ने छापी है। सुनिए, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने, उसके बाद मैं बता दूं आपको सर, मैं भी आपको आपकी जानकारी बढ़ा दूं थोड़ी सी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने नकारा है इस तरह की किसी भी रिपोर्ट को। दिल्ली पुलिस ने कह दिया है साफ तौर पर कि ऐसा कोई उनकी जांच में जानकारी सामने नहीं आई है कि डॉक्टर है। तो दिल्ली पुलिस का वो बयान दिखा दीजिए, आधिकारिक बयान, जिसमें दिल्ली पुलिस के किसी अफसर ने ये बात कहा। जैसे वो खबर सूत्रों के हवाले से छापी गई थी, वैसे ही हमने भी दिल्ली पुलिस से बात की है और उन्होंने बताया है। आपको, आपके पास क्या आधार है खबर का? आपके पास क्या आधार है खबर का? क्या आधार है आपके पास खबर का? आपने एक अखबार में खबर पढ़ी है और उस अखबार की खबर को पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए खबर को। क्या है खबर? क्या है खबर? उनको सूत्रों से जानकारी मिली है। इस बात को छापा है, न्यूज़ चैनलों ने भी इस बात को छापा है कि मौलाना साद का ऑडियो दिल्ली पुलिस का वो बयान दिखाइए ना। नहीं, आप दिल्ली पुलिस का वो बयान दिखाइए। से ये सवाल पूछा गया कि क्या ऐसा है, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है। उन्होंने कहा कि अभी प्रारंभिक स्तर पर है जांच, हम जांच कर रहे हैं, ऐसी कोई जानकारी होगी तो वो बताएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई बयान किसी अखबार को नहीं दिया है, ये उन्होंने कह दिया है। अब आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए, अब आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए, ठीक है? मुसलमान मत बनिए आप लोग, ईमान रखिए, थोड़ा सच्चाई से पत्रकारिता कीजिए, झूठी पत्रकारिता मत। शुएब, आप ईमान पे मत आइए और मुसलमान बनने का सर्टिफिकेट मत बांटिए। आप ईमान पे मत आइए और मुसलमान बनने का सर्टिफिकेट मत बांटिए। सब मुनाफिक हैं, मुनाफिक से ज्यादा कुछ नहीं इनके लिए अल्फाज है। आज तो दिल्ली पुलिस, आज तो ये इस पर डिबेट कीजिए ना, आप इस पर डिबेट कीजिए कि मौलाना साद का जो ये ऑडियो जो ये पाया क्या, इस पर डिबेट। हाईजैक द डिबेट। आप ज्यादा उत्साहित ना हो, आप दुरुस्त करें अपनी जानकारी। हम वापस चलते हैं मौलाना मुफ्ती वजाहत कासमी साहब के पास। वजाहत कासमी साहब, आपको ही चैलेंज दे रहे हैं। जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब शुएब जमाई ने नहीं दिया। दिल्ली पुलिस क्या जांच कर रही है, क्राइम ब्रांच किस तरह के हवाला रैकेट का और हवाला से संबंध का जांच कर रही है, उसके बारे में वो बात नहीं कर रहे हैं। देश को यही बताइए। वजाहत कासमी साहब क्यों नहीं कर रहे हैं उसके बारे में बात? देखिए सुमेरा जी, देखिए सुमेरा खान जी, मैं आपको बता दूं कि जिस खबर की ये चीख करके बात कर रहे हैं और डायरेक्टली इन्होंने मुझे चैलेंज किया है, वो इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर है। उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि आवाज़ तो मौलाना की है, लेकिन उसको तकरीरों को कहीं कहीं से उठाया गया है, उसके साथ छेड़छाड़ हुई है। मैं सब बातें मान लेता हूँ, और मौलाना साद ने उसको डिफेंस करने वाले लोग ये समझ लें कि दिल्ली पुलिस के साथ ये और 2-4 स्टेटों की पुलिस को भी लगा लें और अपनी मर्जी से जिस मुल्क में चाहे ये लेब करा लें। मैं चैलेंज करता हूं टीवी 9 के माध्यम से कि अगर मौलाना साद की आवाज़ नहीं होगी तो जो कानून इस देश का सजा देगा वो टीवी 9 से पहले मैं लूंगा। और ये इसका काम बेचारे का ये है कि ये इस्लामी स्कॉलर तो है नहीं, फर्जी इंसान है, ये इस्लाम के बारे में जानते नहीं है, कानून के बारे में जानते नहीं है, इसलिए पूरी डिबेट का रुख ही इधर से उधर कर देंगे। आपने हवाले की बात पूछी, ये बताए ना 2000 करोड़ की संपत्ति कहां से लाया मौलाना।
आपने कानून की बात पूछी, आपने मैं इससे और बढ़ करके कहता हूं कि अगर मौलाना का पाकिस्तान से आतंकी संबंध निकल आएगा तो भी ये लोग उसको डिफेंस करते रहेंगे। वजाहत कासमी साहब, लेकिन हम शोएब जमाई को भी जवाब देंगे। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय जुड़े हुए हैं। अभिषेक उपाध्याय, आपके पास कुछ जानकारी है शोएब जमाई के लिए? देखिए सुमेरा, शोएब जमी जो बातें कह रहे थे बड़ी हास्यास्पद बातें थी और वो शोएब जमी अपने जाल में खुद फंस रहे हैं। शोएब जमी ये बता रहे हैं कि मौलाना साद का जो डिफेंस है वो कितनी बुरी तरह से कमजोर है और झूठी फर्जी बातों पर आधारित है। मैं आपको दिखा रहा हूं सुमेरा, आपके जरिए दिल्ली पुलिस का ट्वीट दिखा रहा हूं और इसमें दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियली अपने ट्विटर हैंडल से ये लिखा हुआ है कि फैक्चुअली इनकरेक्ट है। जिस रिपोर्ट का हवाला शोएब जमी दे रहे हैं या तो पढ़ लिख करके नहीं आते हैं या पढ़ने की इनकी आदत नहीं है। बड़ी समस्या इनके साथ में। एक जिस रिपोर्ट को दिल्ली पुलिस अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये कह चुकी है कि ये फैक्चुअली गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, उसका ये हवाला दे रहे हैं। हो सकता है कि कल को ये उन जगहों का भी हवाला देने लगे जिन जगहों पर साथ के कनेक्शन की छानबीन हो रही है। तो इस तरह के हवाला देने से ये खुद घेरे में आते हैं और ऐसा हवाला देने वालों पर अपने आप में कानून की तलवार लटकती है। आप एक झूठी खबर का हवाला कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल, पुलिस पहले ही ये बात कह रही है कि ये जो रिपोर्ट है जिसका आप हवाला देखकर बहुत कूद रहे हैं शोएब जमाई और बाकी लोग जो डिफेंड कर रहे हैं मौलाना साद को, उस रिपोर्ट को ही उन्होंने कहा कि हमने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। पहले तो उस रिपोर्ट को ही नकार दिया दिल्ली पुलिस ने, लेकिन उसके बाद भी बड़ा सवाल ये है, मौलाना नदीमुद्दीन बहुत देर से आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगी, अगर सब कुछ दुरुस्त है, ये वीडियो भी डॉक्टर्ड है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं बात शोएब जमाई की भी और बाकी लोग जो डिफेंड कर रहे हैं मौलाना साद को, सामने क्यों नहीं आते हैं? वो इतनी बड़े समर्थक हैं, आप उनके समर्थक हैं, आप बैठे हैं ना डिबेट में, मौलाना साद सामने क्यों नहीं आते? बताएं ना सारा बात। जी नदीमुद्दीन, देखिए मेरे बोलने का मतलब ये है, हेलो, आपको आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ रही है नदीमुद्दीन जी, और आप अपना जो वीडियो है उसको भी सीधा करेंगे तो आपकी तस्वीर हम तक सीधी पहुंचेगी। लेकिन ये हमारे साथ विक्रम सिंह जी मौजूद है। विक्रम सिंह जी, ये जो पूरा तर्क दिया जा रहा है, चलिए पहले उसी के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये एडिटेड डॉक्टर्ड कहा जा रहा है, जबकि डॉक्टर्ड नहीं कहा गया। रिपोर्ट में भी, जो रिपोर्ट छपी है अखबार में, उसमें भी एडिटेड का जिक्र है और उसको भी दिल्ली पुलिस ने डिनाई कर दिया है। इसका फर्क समझाएंगे जरा आप? सुमेरा जी, ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में ये बातें आती हैं, उड़ाई जाती हैं, इंजेक्ट की जाती हैं और भ्रम फैलाया जाता है। और अभिषेक जी इतने पुराने पत्रकार हैं और आप इतनी पुरानी एडिटर हैं, आपसे बेहतर ये कौन जानता है कि हाई प्रोफाइल केसेस में अपने भागने के इंतजामात में डॉक्टर्ड फेक न्यूज, डीप फेक न्यूज इंजेक्ट किए जाते हैं। और इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। आप ये देखिए, एसेट्स डिस्प्रपोर्शनेट सोर्सेज ऑफ इनकम, अगर आपके एसेट्स जो नोन सोर्सेज ऑफ इनकम उससे अनुपात में बिल्कुल ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो हवाला अपने बैंक के 30 अकाउंट, इसके अलावा जो चीजें मशकूक हैं उनके बारे में साफ गोई से बात तो करें। बात करना तो छोड़ दीजिए, आप तो सामने ही, आप तो बिल्कुल जमींदोज हो गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं। आपने तो कोई ताबून किया ही नहीं तफ्तीश से। ये कॉन्डक्ट जाता है कि बिल्कुल आपकी सारी चीजें जो है दलील बेबुनियाद है, उन पे किसी तरह का कोई एतबार नहीं किया जा सकता है। और रही बात हमारे पैनलिस्ट की, वो आपके एग्जाम डिबेट को कैसे डिरेल करते हैं, ये एक बहुत बड़ी कला। तो वापस मुद्दे पर इसीलिए आ जाते हैं, वापस मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, हवाला कारोबारियों से पूछताछ कर रही है, क्योंकि हवाला कारोबारियों के जरिए पैसा बाहर से भी आ रहा था, विदेश से भी आ रहा था और देश में भी अलग अलग जगह भेजा जा रहा था। मौलाना नदीमुद्दीन जी, धर्म के प्रचार के नाम पर क्या ये कर रहे थे मौलाना साद? देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि टीवी 9 का कैमरा पहुंच जाता है मौलाना साहब तक, पुलिस क्यों नहीं पहुंचती है? असल पुलिस उन तक जाना ही नहीं चाहती है। जिस दिन से अजीत डोभाल मिले मौलाना साहब से, उसी दिन से मौलाना साहब लापता है। सरकार को मालूम है कि मौलाना साहब कहाँ है, आपको मालूम है मौलाना साहब कहाँ है, सरकार को नहीं मालूम। क्या हमारी इंटेलिजेंस इतनी नाकारा है? क्या हमारी पुलिस? मौलाना नदीमुद्दीन, उनके पास, मौलाना नदीमुद्दीन, मेरी बात सुनिए। मौलाना साद को नहीं पता कि उन्हें कहाँ जाना है? बोलिए, लेकिन इसमें ये भी जोड़ दीजिए, उनको भी पता है। नहीं, सरकार को ये नहीं पता है कि वो कहाँ है। सरकार ने इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाया।
हमारा फिर संपर्क चला गया है, मौलाना नदीमुद्दीन के पास वापस जाएंगे। लेकिन विनोद बंसल जी, आपने सुना जो तर्क दिए जा रहे हैं मौलाना साद को बचाने के लिए कि सबको पता है वो कहाँ हैं, हम वहाँ पहुँच सकते हैं, तो पुलिस क्यों नहीं पहुँच सकती? मौलाना साद भी तो पहुँच सकते हैं पुलिस तक। उनको अगर नोटिस पर नोटिस थमाया जा रहा है तो वो खुद क्यों नहीं सामने आकर बताते कि उनका कोई संपर्क नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, जमात का कोई ताल्लुक नहीं है हवाला कारोबारियों से? सुमेरा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ इसमें। देखिए, जिस तरह से कोरोना साध के प्रवक्ता ने आपके डिबेट को डीरेल करने की कोशिश करी, झूठ से उसको स्टार्ट किया और अंत में जाकर के वो भाग निकले। मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, जो आपके पत्रकार ने बोला भी था, मैं उसको कोट इन कोट बता रहा हूँ, दिल्ली की पुलिस ने क्या ट्वीट किया था। जी, वो मैंने भी उन्हें बता दिया था विनोद जी, मैंने भी उन्हें यही बताया था। ठीक है, अब मुझे लगता है अगर पढ़े लिखे, अगर ये अपने आपको डॉक्टरेट बोलते हैं और पढ़े लिखे बोलते हैं, स्कॉलर बोलते हैं, ये कम से कम भ्रम न फैलाएं और कम से कम TV9 भारतवर्ष के नाम पर तो नाम फैलाएं। उनको उस टीवी चैनल के माध्यम से ना फैलाएं जिसमें दुनिया में जिसकी साख है। एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए, ये जो कोरोना साध है, मैं बधाई देता हूं आपकी टीम को, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालते हुए मुझे लगता है कि इस बड़े काम को किया है। और मुझे लगता है दिल्ली पुलिस के लिए भी ये बहुत बड़ा सहयोगी का काम होगा कि कम से कम ऐसे कोरोना संक्रमण फैलाने वाले, देश को एक आतंक की जद में झोंकने वाले ऐसे कोरोना को पकड़वाने में आपका जो है एक मैं आऊंगी आपके पास नदीमुद्दीन जी, अभी विनोद बंसल जी को बात रखने दीजिए, फिर आपकी बात सुनेंगे उसके बाद। जी, ये जो कोरोना साध के सहयोगी हैं, इनको पता होना चाहिए कि अभी कल ही महाराष्ट्र सरकार ने क्या कहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वाले लोग और तमाम लोगों में 44 मुसलमान हैं और वो कर दिया गया है क्योंकि तबलीगी जमात ने फैलाया उसको। तबलीगी जमात का नाम लेने से जो लोग डर रहे थे, आज वही सरकार ये कोरोना को रोकने के लिए उर्दू का सहारा ले रही है, मस्जिदों का सहारा ले रही है और इसके अलावा खुले मौलवियों का सहारा ले रही है। इसका मतलब क्या है? साहब, ये कोरोना साथ ने संपूर्ण भारत को। लेकिन विनोद बंसल जी, यहीं पर मेरा आपसे एक सवाल भी कि ये आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार पहले बच रही थी लेकिन अब जानकारी दे रही है, क्यों नहीं जाकर अभी तक गिरफ्तार किया गया है मौलाना साद को? या मौलाना साद से जाकर अगर हम पहुंच सकते हैं तो क्यों नहीं उनसे, अगर उनको बार बार नोटिस दे रहे हैं और वो सामने नहीं आ रहे हैं, तो क्यों नहीं उनको जाकर उनसे सीधे पूछताछ की जा रही है इन तमाम जानकारियों के बारे में जो निकलकर अब सामने आ रही है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है, मैं तारीफ करता हूं आपकी। और निश्चित रूप से मेरे मन में भी यही भावना है, मेरे मन में भी वही प्रश्न है कि आखिरकार ऐसे दुर्दांत, मैं कहूंगा आतंकवादी हैं ये देश के, जिन्होंने भारत को एक भयंकर संकट में डाल दिया, तो आखिरकार इसको अभी तक क्यों छुट्टी छुड़ा हुआ है? मुस्लिम समुदाय के लोग मौलाना नदीमुद्दीन इस पर जवाब देना चाहते हैं। मौलाना नदीमुद्दीन क्यों बचा रहे हैं? चलिए जवाब ले लेते हैं। मौलाना नदीमुद्दीन इस पर, मौलाना नदीमुद्दीन जैसे लोग भी कम से कम बुजुर्ग होकर के, इनको कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए था कि देश पहले है कि मेरा रिलीजन पहले है। अरे भाई, रिलीजन तो बाद में आ जाएगा, आपको जब जान बचेगी तब तो बचोगे। जब 44% मुसलमान मर गए, वो किसकी वजह से मरे हैं? वो तुम लोगों की वजह से मरे हैं। और ये जो तबलीगी जमात की वजह से मरे हैं, कोरोना साथ की वजह से मरे हैं, और आप जैसे उनके पक्षधर मरे हैं। मौलाना नदीमुद्दीन, हम लोग जबरदस्ती लॉकडाउन में हम लोगों के आतंक के कारण क्यों? मौलाना नदीमुद्दीन आतंक बर्दाश्त करेगा इसको? ठीक है विनोद बंसल जी, मौलाना नदीमुद्दीन की बात भी सुन लेते हैं। मौलाना नदीमुद्दीन, आप भी बताएंगे इस बात को? आपने तमाम सवाल उठाए, अब आप अपनी बात रखिए, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन इसमें यह भी बता दीजिए कि मौलाना साद को अगर नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा है, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, अगर वो पाक साफ हैं तो खुद क्यों नहीं सामने आ जाते हैं? उन्हें किस बात का डर है? नहीं, एक बात अभी बंसल कह रहे थे कि मौलाना साद का ताल्लुक आतंकवादियों से है, तो शिवराज चौहान 15 साल तक मौलाना साद का, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा ये आतंक जैसा है, ये आतंकवादी होने जैसा है। अगर देश में उनकी वजह से कोरोना फैला, पूरे देश के अंदर आतंक फैलाया, उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका संपर्क आतंकवादियों से है। आप उससे ज्यादा ना पढ़ें जितना वो कह रहे हैं। मेरा जो सवाल है उसका जवाब दीजिए मौलाना नदीमुद्दीन, आप इधर उधर डिफ्लेक्ट मत करिए, जो सवाल है सीधा उसका जवाब दीजिए। मैं कहता हूं कि आप नोटिस पर नोटिस दे रहे हैं, वो सामने नहीं आ रहे, सरकार सामने क्यों नहीं ला रही?
सरकार की मंशा क्या है? सरकार तबलीगी जमात की आड़ में मुसलमानों को बदनाम कर रही। क्या तबलीगी जमात से करुणा आया? अहमदाबाद में आज करुणा कहां से आ गया? महाराष्ट्र में करुणा कहां से आया? और आप जैसे लोग डिफेंड कर रहे हैं, आप देश के दुश्मन हो। आप करुणा कहां से आया? लॉकडाउन है, आज अहमदाबाद सीज कर दिया गया। सैकड़ों कोरोना के पॉजिटिव और अब टाइम बम बांध करके पूरे देश में फैला दिया। एक एक करके बोलिए, ऐसे एक साथ नहीं बोलिए। विनोद बंसल जी, आपने अपनी बात रखी, नदीमुद्दीन जी को अपनी बात रखने दीजिए। नदीमुद्दीन जी, लेकिन ये तो हमेशा देखिए नदीमुद्दीन जी, ये तर्क हमेशा दिया जाता है, कोई भी अगर कोई क्राइम करे तो उसके बाद वो कहते हैं हम तक पुलिस पहुंच जाए, वो खुद नहीं पहुंचते पुलिस तक। तो क्या उसी कैटेगरी में मौलाना साद को भी रख लें? देखिए, सरकार लाना ही नहीं चाहती है, उनको। वो क्या कर रहे हैं? सरकार इंटेलिजेंस की क्या मंशा है? इंटेलिजेंस ने बताया क्या हमारी इंटेलिजेंस इतनी नाकारा है कि मौलाना साद को पकड़ नहीं सकती है? सरकार को मालूम है कि मौलाना साद अपराधी नहीं है, इसलिए सरकार पकड़ना नहीं चाहती है। नहीं, आपको क्या लग रहा है क्राइम ब्रांच, मौलाना मुफ्ती वजाहत कासमी, आप सुन रहे हैं मौलाना नदीमुद्दीन को, सरकार को पता है वो अपराधी नहीं है, इस वजह से उनको पकड़ नहीं रही है। मतलब नोटिस दिए जा रहे हैं, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, हवाला रैकेट की जांच हो रही है, कमर्शियल आईडी की जांच हो रही है, ये सब सिर्फ ऐसे ही बस खेल तमाशा हो रही है। ये सबसे बड़ा अपराध है। सुमेरा खान जी, प्लीज मुझे 30 सेकंड दीजिए ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। रखिए अपनी बात, और कोई बोले नहीं मेरी बात के बीच में। बिल्कुल। देखिए, जहां तक मैं किसी एजेंसी या दिल्ली पुलिस का प्रवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन जहां तक मुझे आइडिया है, अंदाजा है, दिल्ली पुलिस की खास तौर से एक आदत पिछले 10-15 सालों से मैंने देखी है, शायद विनोद बंसल जी भी मेरी इस बात पर हाँ करेंगे, कि दिल्ली पुलिस की एक आदत है और एजेंसीज की भी, कि वो मुकदमा कायम करने के बाद उसकी जांच पड़ताल पूरे अच्छे अंदाज से करते हैं। और टीवी 9 के माध्यम से और दूसरे चैनल्स के माध्यम से मैंने देखा कि मौलाना के करीबी लोगों, यहाँ तक कि उनके बेटों को बुलाकर भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो आपका सवाल है वो बना रहेगा कि मौलाना और क्रिमिनल्स की तरह उनको सामने क्यों नहीं खुद से आ रहे हैं, यानी उनको पुलिस ही लाएगी तो वो क्यों आएंगे? उनके अमीर होने की, एक अच्छा आदमी होने की, एक अच्छा नागरिक होने की, ये एक आलिम होने की निशानी कहां चली गई? जब वो अपने आप को अमीर कह रहे हैं, अपने आप को इतना बड़ा आदमी और एक इतने बड़े ग्रुप का सरदार अपने आप को बता रहे हैं, तो फिर वो उनमें और लोगों में फर्क कहां रह गया कि जिस तरह लोगों को, क्रिमिनल लोगों को पुलिस पकड़ के ला रही है, उनको भी ऐसे पकड़ के लाना पड़ेगा। जहां तक पकड़ने की बात है, मैं नदीमुद्दीन साहब आपको आश्वासन देता हूं कि बहुत जल्दी, जैसे ही तहकीकात शायद पूरा होने के आसपास ही हैं, जैसे ही वो पूरा हो जाएंगी तो आप जल्दी देखेंगे कि दिल्ली पुलिस उनको पकड़ लाई है और उनको जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया। आप इसकी ज्यादा फिक्र ना करें। जो सवाल आपसे सुमेरा खान जी कर रही हैं, आपका फर्ज बनता है कि इधर उधर बातें ना घुमा करके उसका जवाब, एक अच्छा मुस्लिम, एक अच्छा नागरिक होने के नाते आप उनका जवाब दें। जी हाँ, मौलाना नदीमुद्दीन, अब आप जवाब देंगे। ये बड़ा सवाल है कि वो अमीर जमात हैं, वो जमात के अमीर हैं, वो बताते हैं कि कैसे आपको सही राह पर चलना है, धर्म की राह पर चलना है, अच्छा इंसान कैसे बनना है, अच्छा नागरिक कैसे बनना है, ये पता नहीं वो बताते हैं या नहीं है। लेकिन अगर वो ये सब बताते हैं तो उनको तो उदाहरण पेश करना चाहिए, खुद सामने आना चाहिए, बताना चाहिए कि देखिए ये सब जो दुनिया भर में प्रचार इस वक्त हो रहा है ये क्यों गलत है और क्यों वो सही है। वो क्यों नहीं बता रहे हैं? वो क्यों अपने घर में दुब के बैठे हैं? और देखिए, सही है, उनको आना चाहिए, मैं नहीं कहता कि नहीं आना चाहिए। हाँ। मगर आप बताइए, अगर मैं क्राइम किया हूं और मैं आना नहीं चाहूंगा तो पुलिस मुझे नहीं पकड़ेगी? पुलिस पकड़ती क्यों नहीं है? इंटेलिजेंस जाती क्यों नहीं है? अपना काम कर रही है, वो जांच कर रही है। जब जांच पूरी हो जाएगी तो जो करना होगा वो करेगी पुलिस। आप पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस को तो जो तफ्तीश करनी है वो तफ्तीश करेगी, आपको मालूम है ना। नदीमुद्दीन जी, देखिए, मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है इन्वेस्टिगेशन के क्या स्टेप्स होते हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह जी मौजूद हैं, वही बताएंगे। विक्रम सिंह जी, जरा समझाइए इन्वेस्टिगेशन के कितने स्टेप्स होते हैं? एफआईआर दर्ज होने के बाद कैसे जांच होती है, फिर जांच में जब पुख्ता सबूत हाथ लग जाएंगे पुलिस के, तब जाकर पुलिस उनको पकड़ कर लेकर आएगी, तब तक पूछताछ के लिए उनको नोटिस दे रहे हैं।
बेशक सुमेरा जी, इसमें तफ्तीश का एक आदाब, एक तौर तरीका होता है, सुप्रीम कोर्ट की तमाम गाइडलाइंस हैं और सीआरपीसी के धारा 154 से लेकर के उसके आगे के 25 सेक्शंस में तफ्तीश कैसे की जाएगी, एक एक चीज विक्रम सिंह जी, मैं आपसे बहुत माफी चाहूंगी सर, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि हमारे साथ शुएब जमाई वापस जुड़ गए हैं और मैं चाहूंगी अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ रहें। अभिषेक उपाध्याय भी आपको बताएंगे शुएब, और जो मैं आपको बता रही थी, लगातार जानकारी दे रही थी, आप क्योंकि उठकर चले गए, ऐसा आपको करना नहीं चाहिए, पहले पूरी बात सुननी चाहिए। मैंने आपको बताया दिल्ली पुलिस ने नमाज पढ़ना था, मैं तो बाकी फर्जी काम नहीं करता हूं, मुझे नमाज पढ़ना जरूरी समझ में आया, इसलिए मुझे नमाज पढ़ना था। हाँ नहीं, बिल्कुल आपको नमाज पढ़नी चाहिए आपको, लेकिन बताकर अगर आप जाएंगे किसी महफिल से उठकर कि वो आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो वो बेहतर होगा। ऐसा लगा कि आप सिर्फ माइक निकालकर चले गए हैं। अगर आप बिल्कुल, वो हमारे बैटरी वो डिस्चार्ज भी हो गया। चलिए बहुत बेहतर, बहुत अच्छी बात है कि आप नमाज पढ़ने गए, लेकिन आप नमाज पढ़कर आ गए। अब मैं भी आपको जानकारी दे दूं, जो रिपोर्ट की आप बात कर रहे थे उसको दिल्ली पुलिस डिनाई कर चुकी है अपने ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। आप चाहें तो ये ट्वीट मैं आपको बता दूं, अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो भी इसको बता रहे थे, लेकिन जो ट्वीट है वो ये है, जो दिल्ली पुलिस का ट्वीट है। द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट डेटेड, और मैं अखबार का नाम भी नहीं लेना चाहूंगी, उनका ये कहना है कि वो जो रिपोर्ट है वो हमने नहीं दी है, ये हमारा बयान नहीं है, ये हमारी जानकारी नहीं है, ऐसी कोई जानकारी दिल्ली पुलिस के पास नहीं है, पुलिस ने जानकारी ऐसी कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दी है, तो वो डिनाई कर दिया उन्हें। अब उसको छोड़ दीजिए, अब मुद्दे पर आ जाइए, अब मुद्दे पर आ जाइए। मुद्दे की बात यह कि क्राइम ब्रांच ने जो जांच की है, जो फॉरेंसिक जांच के लिए जो ऑडियो भेजा गया था, वहां के सोर्सेस से ये पता चला कि वो ऑडियो जो है फर्जी है। फर्जी नहीं है, फर्जी नहीं है, फर्जी नहीं है। अगर एडिटेड और डॉक्टर्ड में भी बहुत अंतर होता है, मगर छोड़ दीजिए शुएब, अभी वो जांच के दायरे में है, उसको छोड़ दे। अभी हम आज के मुद्दे पर बात कर लें। आप अगर आप डिफेंड ही कर रहे हैं जमात को, तो जमात पर जो आरोप लग रहे हैं उनको डिफेंड करिए। डिनाई नहीं कर रही है। आरोप लग रहे हैं हवाला कारोबारियों से जुड़े होने के। आरोप लग रहे हैं कि रेलवे की कमर्शियल आईडी ली गई, कैसे ली गई इसकी जांच हो रही है। मरकज में क्यों इस तरह के काम धंधे हो रहे थे जिनकी जांच अब पुलिस को करने के लिए ये तमाम तथ्य हाथ लग रहे हैं। मैं आपको जवाब देता हूं। देखिए सुमेरा जी, तबलीग जमात से निकल करके कुछ एक ग्रुप बना जिसको सूरा का ग्रुप कहते हैं। आपको पता है ये सूरा ग्रुप ये मौलाना साद साहब के खिलाफ क्यों है? क्योंकि मौलाना साद साहब ने विरोध किया था, पाकिस्तान के तबलीग वाले जो है वो इस जमात में जुड़ना चाहते थे। मौलाना साद साहब ने कहा कि पाकिस्तान का कोई भी आदमी निजामुद्दीन मरकज तबलीग से नहीं जुड़ेगा, लेकिन इन सूरा वालों ने कहा कि ये पाकिस्तान के लोगों को जोड़ना चाहते थे। जो मौलाना साहब पाकिस्तानियों के खिलाफ हैं, जो मौलाना साहब किसी पाकिस्तानियों को नहीं जोड़ना चाहते थे अपने जमात में, अगर उन्होंने ये काम किया तो उससे बड़ा देशभक्ति का काम कुछ नहीं हो सकता। इसी वजह से मौलाना साद को टारगेट किया। शुएब, आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हवाला कारोबारियों से कैसे जुड़े हैं? आप नहीं जानते ना, तबलीग के बारे में आप लोग कुछ नहीं जानते। शुएब जमाई जानता है, को पता है। तबलीग के सारे कारनामे बता दो चारों। पाकिस्तान के सूरा पूरा तबलीगी ने कैसे देश को संकट में डाला है, पूरी दुनिया में उसका नाम हो चुका है अब तो। और तबलीगी जमात के बारे में सब दुनिया जानती है। पाकिस्तान में 2.5 लाख लोगों का जलसा हुआ था ये तबलीगी जमात का। लेकिन विनोद बंसल साहब के प्रवक्ता मत बनो, मार दिए जाओगे। ये देश विनोद बंसल जी, वजाहत कासमी भी हमारे साथ हैं, उनसे ले लेते हैं इस पर प्रतिक्रिया। वजाहत कासमी, आप पर ही लगा रहे हैं आरोप शुएब जमाई, बोल करके पूरे देश में कोरोना फैला रहे हैं, उसकी फिक्र करो। क्या ये जो लोग विरोधी हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं, आप पाकिस्तानी समर्थक हैं, ये कह रहे हैं वजाहत कासमी? शराबी इस देश में जो है शुएब को मैं जवाब देना चाहूंगा कि 1995 से सुमेरा जी मेरी बात को नोट कर लेना आप। जी बोलिए वजाहत साहब। जी 90 से लेकर के और 2015-14 तक भी आप नोट कर लीजिएगा, एक साल में कई सफर मौलाना साद के पाकिस्तान तक हुए हैं। और उसके बाद फिर ये इन्होंने 2014-15 तक इनका वहां कोई इख्तलाफ हुआ।
आज मैं आपको आपके टीवी 9 के माध्यम से ऐसी जिम्मेदारी वाली बात कहना चाहता हूं, बहुत जिम्मेदार पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, जो चाहे पूरा देश मुझे सजा दे दे, लेकिन मौलाना का पाकिस्तान से ताल्लुक आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उजागर हो जाएगा। और शुएब जामी जैसे लोग जब भी उनको डिफेंस करते रहेंगे। आज ये सिर्फ देश की सहानुभूति लेने के लिए मौलाना को पाकिस्तान के खिलाफ ना देश को बेवकूफ बना सकते हैं और ना सरकार को बेवकूफ बना सकते हैं। और ये मौलाना के ऊपर इससे ज्यादा भी इल्जाम आ जाएंगे और सबसे हो जाएंगे। वजाद साहब को डिफेंस करते रहेंगे। ठीक है, आपने बहुत अहम जानकारी दी। शुएब जमाई, क्या जांच में आगे ये भी निकलकर सामने आएगा? आज जो आप कह रहे हैं कि नहीं उनके कोई संबंध नहीं है, इस आधार पर उन पर आरोप लगाए गए, क्या पाकिस्तानी तबलीग की जमात से भी सीधा संपर्क निकलकर सामने आएगा? जांच आगे बढ़ेगी तो ये दावा कर रहे हैं वजाद कासमी। शुएब जमाई, मैं सुमेरा जी बड़ी विनम्रता पूर्वक जनाब वजाहत कासमी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये वो देश को बताएं कि वो आरएसएस से पिछले 12 सालों से जुड़े हैं या नहीं जुड़े, वो आरएसएस के नेता हैं या राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के? बताइए, बस इतना बता दें, हाँ या ना। इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? शुएब जामी, मैं कह रहा हूं शुएब जामी, मैं गर्व से कह रहा हूं, एक आलिम एक मुफ्ती होने के नाते कह रहा हूं, अल्लाह का फजल है मेरा, आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी और सारी हिंदू, सारी मुस्लिम तंजीमों में मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छा, रुक जाइए शुएब जमाई रुक जाइए। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय भी जुड़ गए हैं। उनके पास भी कुछ जानकारी है खास आपके लिए कुछ खास जानकारी है शुएब, ताकि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ा सकें। अभिषेक के खिलाफ बोल शुएब जमी से बात करना। शुएब जमी, मेरी एक बात सुन लीजिए, आप सिर्फ एक बात सुन लीजिए। आपने जो जहां से आपने शुरुआत की थी, जहां से आपने पूरी डिबेट को पटरी से उतारने की कोशिश की, आपने ये कहा कि वो जो क्लिप है, ऑडियो क्लिप, वो डॉक्टर्ड है, और जो खबर है वो खबर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से, जिससे दिल्ली पुलिस ने खारिज कर दिया। इतना बता दीजिए, जब दिल्ली पुलिस जांच करती है, जब ईडी जांच करती है और बताती है कि मौलाना साद के इतने सारे बैंक अकाउंट हैं, तो वो गलत हो जाता है। जब ये मालूम पड़ता है कि जांच में कि कोरोना बम को चारों ओर फैलाया गया, तो वो गलत हो जाता है। जब विदेशों से लेन देन की बात सामने आती तो वो गलत हो जाता है। सारी बातें, दिल्ली पुलिस का सारा इन्वेस्टिगेशन आपको गलत लगता है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस के हवाले से ये खबर छपती है कि वो क्लिप डॉक्टर्ड है, तो वो आपको सही लगती है। जबकि दिल्ली पुलिस ने उसका ऑफिशियली खंडन कर दिया, तो आप तो अपने ही चक्रव्यूह में उलझ गए। और डॉक्टर्ड भी नहीं है अभिषेक, वो डॉक्टर्ड भी नहीं, एडिटेड की बात की गई है, रिपोर्ट में भी है। सुमेरा, जो अखबार में छपा था, अखबार में छपा था कि मे बी डॉक्टर, लेकिन उसका भी खंडन कर दिया। तो आप दिल्ली पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशन को आप दरकिनार करते हैं और एक झूठी बात अपने पक्ष में उठा करके आप चलने लगते हैं। ये तरीका होता है बात रखने का। बयान में दिया था, वो एक ऑडियो है जिसको फर्जी तरीके से चलाया गया। शुएब, सवाल समझ में आया आपको? शुएब, आपको सवाल समझ में आया अभिषेक का सवाल आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझा दूं एक बार फिर। वो ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के हर दावे को आप झूठा बता रहे हैं तबलीगी जमात के, तो इस बात पर कैसे यकीन कर रहे हैं? या तो दिल्ली पुलिस की सारी बातें सही हैं या ये बात सही है? ये बड़ी बड़ी अखबार, बड़ी बड़ी सोर्सेस ने छापा है मौलाना साहब का ऑडियो फेक है। अच्छा। और वो कहां पे, जहां पे फॉरेंसिक के लिए जांच के लिए ऑडियो। अब शुएब एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। हवाला कारोबारियों से संबंध को लेकर भी जांच हो रही है, जमात का ताल्लुक कैसा था हवाला कारोबारियों से, इसको लेकर भी जांच हो रही है, तो वो भी फिर ठीक है ना? दिल्ली पुलिस जांच सही कर रही है ना? मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में जो मजदूर की समस्याएं आई और जो प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रही है पूरी देश की जनता, उसको ढकने के लिए तबलीग जमात और मौलाना साहब को मोहरा बनाएगा। अब जिसको मोहरा बनाया जाता है उसके खिलाफ तमाम तरह के झूठे केसेस लगाए जाते हैं। मेरी उम्मीद है कि ये तमाम झूठे केसेस एक के एक करके सब, लेकिन ये झूठे केसेस हैं ये बताने के लिए मौलाना साद खुद सामने नहीं आएंगे। वो नहीं बताएंगे कि अगर उनको ये लगता है कि तमाम झूठे, तो वो सच दुनिया को बताने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे हैं विक्रम सिंह जी। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप बताएं, ये जो बार बार ये तर्क दिया जाता है कि ये जांच सही नहीं है, ये जांच में फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं, जांच कैसे हो रही है, जांच कैसे होती है, अभी किस स्टेज पर है, जरा समझा दीजिए, ब्रॉडली समझा दीजिए, थोड़ा समझ में आए उनको। सुमेरा जी, 4 क्विक पॉइंट।
ऐसा मुजरिम ढूंढना मुश्किल है जो अपना इकबालिया बयान दे दे कि हाँ मैंने कत्ल किया है, मैंने जराइम किया है। जी। ये टेक्निकल ऑफेंसेस है, बड़ी टेक्निकलिटीज हैं, फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हैं, इसकी तफ्तीश में टाइम लगता है। गिरफ्तारी में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है और उसके मुताबिक ही गिरफ्तारी हो सकती है, मनमाने तरीके से नहीं हो सकती है। और जिस वक्त सबूत पुख्ता हो जाएंगे गिरफ्तारी हो जाएगी। और गिरफ्तारी के 4 चरण होते हैं: मौका मुआयना, नक्शा नजरी, बयान वादी, सबई शहादत, चश्मदीद शहादत। और इसके अलावा जो मुद्दई मुलजिम है उन सबके बयानात होने के बाद नक्शा नजरी अगर बनता है, सुमेरा जी, बड़ा इलेबोरेट प्रोसेस होता है। और उसमें ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में कोई कच्चा हाथ नहीं डालेगा। और बेफिक्र रहें, अगर आप मुलव्विस हैं तो कोई बचाने वाला आपको नहीं है। और इस तरीके का भ्रम फैलाना, और मैं लोगों को, पैनलिस्ट को भी आगाह करना चाहूंगा कि यही सवालात, जैसे आपके सवालात का जवाब यहां दे रहे हैं, अगर ऐसी हिमाकत कहीं तफ्तीश में दे दी तो पहले यही कहा जाएगा कि आपको अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना, अब आप अंदर जाइए, फिर आपसे बाद में बात की जाएगी। ठीक इस है। तरीके की मौलाना नदीमुद्दीन, ये जो आप जो तर्क बार बार आप दे रहे हैं कि क्यों नहीं पकड़ लेते हैं, तो वो तो बता दिया विक्रम सिंह जी ने कि तफ्तीश होगी, तफ्तीश के बाद जब हाथ में पुख्ता सबूत आ जाएंगे तो अगर गिरफ्तारी की जरूरत होगी तो गिरफ्तारी भी होगी। जांच जैसे बढ़ती है हर मामले में वैसे ही आगे बढ़ेगी। लेकिन सवाल इस वजह से बार बार पूछा जाता है क्योंकि वो तबलीगी जमात के अमीर हैं, वो उनके रहनुमा हैं, वो सबको धार्मिक राह बताने की, अच्छा जीवन जीने की राह बताते हैं। जब वो इस पद पर बैठे हैं, इतने ऊंचे पद पर, उसके बाद उनसे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती है कि वो इस तरह से छुप कर बैठ जाएं, सामने ना आए और वो जो बयान दें उसमें इस तरह के बयान भी सामने आए। साथ ही ये कि ये जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, आप पे कमर्शियल आईडी लेने की जरूरत क्या पड़ी जिसकी जांच अब करी है? यानी ये लूप होल्स तो कहीं ना कहीं, ये कमियां तो मरकज के अंदर से ही निकलकर सामने आ रही है ना, जिनकी जांच हो रही है। देखिए, देश का कोई भी नागरिक कानून से बड़ा नहीं होता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज मौलाना साहब का करुणा से कनेक्शन नहीं होता तो क्या ये हवाला केस का ये बाहर आता था? जबकि मरकज के सामने पुलिस स्टेशन है, हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी इंटेलिजेंस को पता नहीं था कि मौलाना साहब के पास हवाला का पैसा आ रहा है। हम इंटेलिजेंस को क्यों रखते हैं? हर मरकज के सामने, हर बड़ी बड़ी इबादत गाहों के सामने हमारी इंटेलिजेंस होती है। तो क्या इंटेलिजेंस को नहीं मालूम था? सारी गलती सरकारी तंत्र की है, जिम्मेदार है मौलाना साहब की कोई नहीं। बहुत ही अदब से सवाल करना चाह रहा हूँ, मौलाना साहब की कोई गलती नहीं। किस बात की होती है पुलिस की? आप सही कह रहे हैं शायद मौलाना मुफ्ती वजाहत कासमी साहब की, कोई भी आरोप लग जाएगा आप डिफेंड करते रहेंगे, आप जांच एजेंसियों को, इंटेलिजेंस को, सरकार को सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप एक बार भी ये नहीं कह रहे कि उनकी क्या जिम्मेदारी थी, मौलाना साहब की क्या जिम्मेदारी थी, मरकज की क्या जिम्मेदारी थी। क्या इस तरह की कमियां वहां अगर ना होती तो क्या जांच में निकलकर सामने आ सकती थी? ये तमाम जांच में निकलकर जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो क्यों सामने आ रही हैं? क्योंकि ये कमियां हैं, इसी वजह से वो उजागर हो रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।